हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज से हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली मैं पहले बता दूँ आपको, ये जो लेक्चर है ये उन बच्चों के लिए है जो न्यू कमर्स हैं, जिन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि हम क्या स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ समझ में उनको नहीं आता है। ठीक है, मतलब बाकी लोग भी इसको देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो भी देख सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली उन लोगों के लिए कोर्स है जिनको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता है कि हम कैसे पढ़ें, और जो कोई उनको पढ़ा भी रहा होता है उनको समझ में ही नहीं आता है कि कोचिंग में जाके कि ये सर कहाँ पे से स्टार्ट, क्योंकि बच्चे कोई आधे से जाते हैं। तो हम स्टार्टिंग से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आपको पहले आज हमारा जो लेक्चर है पॉलिटिकल साइंस, इसको हम पहले देखते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कोर्स यहाँ पे पहले हम कंप्लीट करेंगे, और आपको जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको जिस तरीके से चाहिए होगा आप वो भी बता सकते हैं कि आपको कैसे समझ में आ रहा है और कैसे नहीं आ रहा है। जिस तरह से आप समझते हैं उसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा सकें। और यहाँ पे जो है PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा, अपलोड कर दी जाएगी। अन्यथा मेरे हिसाब से जो आपके पास पुस्तकें हैं आप उसी को रेफ़र कीजिए, यहाँ पे आपको समझा दिया जाएगा। और आप दोबारा जाके, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप पहली बार बुक पढ़ते हैं खुद से तो आपको समझ नहीं आता है कुछ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब लिखा क्या है। लैंग्वेज ऐसी होती है बुक्स की, और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको तो बिल्कुल समझ नहीं आता है। तो हम आपको यहाँ पे समझा देंगे चीज़ें, और आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आप बुक प्रेफर कीजिए, अपनी बुक से पढ़िए और फिर तैयारी कीजिए। और आप अभी कॉलेज में हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जिस हिसाब से ये घपला चल रहा है उस हिसाब से तो एग्ज़ाम्स अभी होने नहीं है, तो जब तक एग्ज़ाम होंगे आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। बस आप बने रहिए। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ की वीडियोस आपके पास आ सके। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद आए तो वीडियो के अंत में लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। तो हेडिंग आप डाल लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं। वैसे तो नोट्स आपको बनाने चाहिए, लेकिन आप नहीं बना रहे हैं तो फिर बाद में बना लीजिएगा, आपकी जैसी मर्जी। तो भारत का संवैधानिक विकास हमारा पहला चैप्टर रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जानेंगे संविधान क्या है। ठीक है, क्या होता है संविधान, संविधान होता क्या है। तो संविधान की परिभाषा समझनी पड़ेगी ना कि संविधान क्या होता है। तो संविधान जो होता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है या दर्शित करता है, कह सकते हैं हम। स्वतंत्रता को कैसे, क्योंकि आप जो हैं, आप क्या हैं आज, जो भी हैं, पहले तो गुलाम थे ना हम सब लोग अंग्रेज़ों के। तो जब हमारा संविधान बना तो आज हम जो हैं संविधान की वजह से हैं। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता दर्शित करता है। प्रत्येक स्वतंत्र देश का अपना एक संविधान होता है। ठीक है, हर एक देश का अपना एक अलग संविधान है, सबने अपने अकॉर्डिंग उसे बनाया हुआ है। यह सरकार के मूल ढांचे को निश्चित करता है, जिसके अंतर्गत जनता, मतलब उस संविधान के थ्रू जो है जनता पर शासन किया जा सकता है। जो संविधान में लॉ दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है जनता पर शासन किया जाता है। यह सरकार के मुख्य अंग, आपको पता है ना सरकार के मुख्य अंग क्या क्या होते हैं। सरकार के मुख्य अंग होते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये तीन जो होते हैं सरकार के मुख्य अंग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद संविधान में जो लिखित कानून है, संविधान क्या है, लिखा हुआ जो रेगुलेशन उस टाइम पे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, नेताओं ने जो उस टाइम पे हमारे रेगुलेशन बनाए, जिस संविधान लिखा गया वही सब तो रूल एंड रेगुलेशन उसमें लिखे हुए हैं, उन्हीं सब से तो हमारे ऊपर शासन किया जा रहा है। तो जो उसमें लिखित कानून है संविधान में उनको आधारभूत कानून कहा जाता है। ठीक है, संक्षेप में अगर हम बात करें तो संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार कार्य करती है। ठीक है, कोई भी सरकार है वो उस लेख संविधान में जो लेख है उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करती है।
संविधान के सभी नियमों मतलब संविधान जो है देश के जितने भी नियम हैं उन सब में श्रेष्ठ होता है। ठीक है। प्रशासन तंत्र द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून संविधान के अनुरूप होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो संविधान में जो लिखित कानून हैं उन्हें आधारभूत कानून कहा जा सकता है। ठीक है। वही, क्योंकि जो भी लॉ बनेंगे, जो भी न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में लॉज बनेंगे, वो सब जो है संविधान में जो दिया गया है सिद्धांत, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे लॉज बनेंगे। संविधान के बाहर कोई लॉ हमारा कोई क्रिएट नहीं हो सकता। संविधान एक आलेख मात्र नहीं है, ये जो है क्रियाशील संस्थाओं की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के साथ निरंतर विकसित होता रहता है। ठीक है। मान लो अगर आवश्यकता के हिसाब से ये बदलता रहता है, जैसे कि पहले मान लो हमारी एज क्या थी, शादी की लड़कियों की एज क्या थी, 13 वर्ष थी, फिर 15 हुई, फिर 18 हुई और अब 21 हो गई। तो ये जैसे जैसे आवश्यकताएं व्यक्ति को आविष्कार पे करवाती है ना, तो उसी तरीके से आवश्यकता के हिसाब से इसमें चेंजेस हो सकते हैं हमारे कानून में, लेकिन ये सब संविधान के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है। संविधान से बाहर कुछ नहीं हो सकता। तो इसको ये मतलब जो भी कार्य हैं वो सब निर्भर हैं। ठीक है। ये जो संविधान पे निर्भर है, इसलिए संविधान क्या है, जीवित आलेख है, ऐसा माना गया है। अंग्रेजी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ना, तो अंग्रेजी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द से हुई है। ठीक है। तो आप देखिए कि संविधान की उत्पत्ति किससे हुई है, यहाँ पे लैटिन शब्द से हुई है कॉन्स्टिट्यूट, जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। शासन करने वाला सिद्धांत इसका अर्थ होता है। ठीक है। संविधान उन कानूनों और नियमों के समूह को कहते हैं। ये हम अभी संविधान की ही परिभाषा देख रहे हैं कि कितनी सारी परिभाषाएं हैं संविधान की। ठीक है। संविधान के जो है उन नियमों और सिद्धांतों का समूह होता है संविधान। संविधान उन कानूनों या नियमों के समूह को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण का प्रयोग निश्चित करता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा संविधान बेसिकली क्या है करके। ठीक है। संविधान सब कुछ संविधान है, जो है इस देश में संविधान है भाई, उसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है। तो जो लॉज बनेंगे, रेगुलेशन बनेंगे, नियम कानून बनेंगे, सब संविधान के अकॉर्डिंग बनेंगे और संशोधन होंगे वो भी उसी के हिसाब से होंगे। ठीक है। तो आप जानते हैं कि देश में जो है सबसे पहले कहाँ संविधान बना था। ठीक है। तो सबसे पहले आधुनिक युग का सर्वप्रथम जो संविधान था वो कहाँ बना था, संयुक्त राज्य अमेरिका में बना था, जो कि कब बना था, 17 सितंबर 1787 को बना था। ठीक है। आज़ाद भी सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ था, तो सबसे पहले संविधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही बनाया था। ठीक है। जो कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनाया गया था। और लागू कब हुआ था, बना तो इनका संविधान 1787 में था और लागू हुआ था ये 21 जून 1788 में। ठीक है। यूरोप में सर्वप्रथम संविधान जो है नीदरलैंड में, ये तो अमेरिका की बात अभी हमने कर ली। अब यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो संविधान बना था वो नीदरलैंड में बना था। ठीक है। अब हम देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत में संविधान कैसे बना, तो भारत में जो संविधान था वो कब बना। पहली बात, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है ना पेपर में, पेपर का मैं इम्पॉर्टेंट आपको बता देती हूँ। तो पेपर में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये 3 शब्द हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आते हैं कि अंगीकृत कब हुआ था, अधिनियमित कब हुआ था और आत्मार्पित कब हुआ था भारत का संविधान। तो ये जो डेट है ये आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है 26 जनवरी 1949 को हमारा जो संविधान है वो अंगीकृत हुआ था, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था। और रही बात लागू की, तो इसके बाद ये लागू भी जल्दी ही हो गया था। तो संविधान लागू हमारा कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। इसी दिन गणतंत्र के रूप में, ये दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि अब हम ना संविधान तो आपको पता चल गया मेन। अब हम जाते हैं बैक में कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। हमारा देश किसका गुलाम था, क्यों था, कब से ये गुलामी स्टार्ट हुई, तो ये चीज़ें हम देखते हैं। तो
तो जो था यूरोप में ना, ब्रिटेन में साम्राज्ञी एलिजाबेथ, वहाँ की जो रानी हुआ करती थी, उन्होंने जो है जब 1600 ईस्वी में, यहाँ पे जब राजा महाराजाओं का टाइम था, तो 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब यूरोप में ही एक कंपनी थी, जैसे मान लो यहाँ कोई कंपनी है ना, तो हम इस कंपनी को, यहाँ का जो प्रधानमंत्री है इस कंपनी को किसी और देश में व्यापार के लिए भेजता है, तो उसी तरीके से यूरोप में भी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में वहाँ की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से, उसको पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए जो है इधर भेजा, दक्षिण एशिया की तरफ और पूर्वी देशों से। तो ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध एक गवर्नर 24 सदस्यों द्वारा होता था। इसे कंपनी के प्रशासन के लिए विधि बनाने और दंड देने की कुछ शक्तियाँ प्राप्त थी। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ कंपनी को भेजा और कंपनी का एक गवर्नर बनाया कि चलो इस गवर्नर का पूरी कंपनी के सदस्य कहना मानेंगे और वहाँ से व्यापार करके प्रॉफिट कमा के लाओगे। तो जब वो जो गवर्नर यहाँ आया तो उसको ऐसा तो है नहीं कि वहाँ से एलिजाबेथ ने बोल दिया कि तुम जाओ वहाँ व्यापार करो। इतने बड़े देश में तुम सागरों को पार करके जा रहे हो, तो कुछ उनको शक्तियाँ भी तो देनी पड़ेंगी जो वो अपने स्तर से वहाँ पे अपने कंपनी को नियंत्रित रख सके, गवर्नर है ना। तो कुछ शक्तियाँ उन्हें लॉज बनाने की और दंड प्रदान करने की कुछ शक्तियाँ उन्हें प्राप्त थी। यहाँ पे उन्हें कुछ शक्तियाँ दी गई थी। उसके बाद 1609, 1615 और 1626 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी की शक्तियों में जो है वृद्धि कर दी गई। ये कुछ एक्ट हैं, इनके द्वारा जो है कंपनी की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई। अब हम देखते हैं 1726 का राज आलेख। राज आलेख मतलब क्या होता है? राज आलेख की बात करें, राज आलेख का मतलब होता है कि जो रानी एलिजाबेथ द्वारा लिखित दे दिया गया आज्ञा पत्र, उसको राजलेख या राज आलेख कहते हैं। ठीक है, तो 1726 में जो राज आलेख दिया वो क्या था, तो ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले 24 सितंबर 1726 को जो है इस चार्टर के द्वारा कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में निगम की स्थापना हुई। कंपनी आ गई अब भारत व्यापार करने के लिए, हैं। अभी तक कोई गुलामी का कोई अवशेष नहीं है यहाँ पे, अभी सिर्फ और सिर्फ ये व्यापार करने के उद्देश्य से ये कंपनी हमारे भारत में आई है। ये कंपनी 1726 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में इसने निगम की स्थापना की। यहाँ के राजा महाराजाओं से इन्होंने परमिशन ली कि भाई हमें यहाँ पे व्यापार करना है और आप हमें परमिशन दे दीजिए। इस टाइप से इन्होंने यहाँ पे निगम की स्थापना की बड़े बड़े शहरों में, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में। ब्रिटिश सम्राट द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में मेयर कोर्ट स्थापित किए गए। यहाँ पे इनके व्यापार के कार्यालय टाइप के ना कोर्ट, वो स्थापित किए गए। कंपनी को स्वयं के लिए विधि निर्माण की शक्ति भी दी गई। ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, देखिए फिर क्या हुआ। 1757 का साल आया और यहाँ पे सिराजुद्दौला था उस टाइम, बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। तो सिराजुद्दौला ने 1757 में क्या किया, प्लासी के युद्ध में ये पराजित हो गया। उस टाइम प्लासी का युद्ध हुआ ना 1757 में, तो प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब जो है पराजित हो गया और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि हाँ इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है यहाँ पे स्थापित कर दिया भारत में इस तरह से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से ही जो है वो हारा था ना सिराजुद्दौला। तो क्योंकि जिस राजा ने उसकी हेल्प करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराने में, तो फिर कंपनी को वहाँ पे जो है स्थापित होने का मौका मिल गया। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय से जो है कंपनी ने क्या करा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। अब जो है भारत में क्या होने लग गया, अब भारत में दो शासन चलने लग गए। कैसे वाले? कंपनी का, एक तो कंपनी का शासन चलने लग गया और एक नवाब का। ठीक है, तो द्वैत शासन चलता रहा। हालांकि इस द्वैत शासन में नवाबों की कम चलती थी, कंपनी की ज़्यादा चलती थी, क्योंकि कंपनी वालों ने जो है ये देखा कि इनके तो देश में ये राजा महाराजा आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो उन्होंने जो है अपना वर्चस्व यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश की और वो सफल भी हुए बाद में। ठीक है, तो यही हम देखेंगे इसमें। अब क्या हुआ, 1772 की बात आई। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के साथ
द्वैत शासन का यहाँ पे अंत हो गया। ठीक है, अब 1772 में क्या हुआ, फाइनली 1772 में द्वैत शासन यानी कि राजा महाराजाओं का पूरी तरह से, ये जो राजा महाराजा थे इनका पूरी तरह से कार्यकाल ख़त्म हो गया। ठीक है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ कंपनी का शासन होने लगा। तो कंपनी के जो शासन चलने लगा उसमें बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था, फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। राजा महाराजा नवाब ववाब सब चले गए, अब बने गवर्नर्स। तो पहला बंगाल का गवर्नर कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग्स बना। ठीक है, अब यहाँ से आए एक्ट, क्योंकि अब बंगाल मतलब ये गवर्नर्स चले, कंपनी का शासन चला, तो अब इन्होंने एक्ट बनाने स्टार्ट करे, अपने नियम कानून जो है थोपने शुरू किए भारतीयों पे। तो यहाँ पे आया सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे ये यहाँ पे रेगुलेट करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्ट के तहत 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। अब देखिए ये क्वेश्चन आता है, इस रेगुलेटिंग एक्ट से जो है बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए तत्कालीन इस एक्ट के तहत जो उस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री था ना, वहाँ ब्रिटिश में जो प्रधानमंत्री बैठे हुए थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। तो उनके द्वारा जो है एक गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 में इस एक्ट को पारित किया गया और इसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, वहाँ से पारित हुआ था ये ब्रिटिश से। ब्रिटिश वहाँ ब्रिटेन में रह के यहाँ शासन चला रहा था भारत में। इसके द्वारा बम्बई व मद्रास के गवर्नर को, जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे, उनको कलकत्ता के परिषद राज्यपाल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस रेगुलेटिंग एक्ट का, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई बंगाल में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की पहली बार स्थापना कब हुई, तो 1773 में किस एक्ट के तहत हुई, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा आप। फिर यहाँ पे जो है अब यहाँ पे जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई, तो इससे क्या हुआ, गवर्नर जनरल की स्थिति कमज़ोर हो गई, क्योंकि सारे अब कोर्ट में जाने लग गए, न्यायालय में जाने लग गए सारे केसेस। तो इस सुप्रीम कोर्ट को सिविल, आपराधिक, नौसैनिक और धार्मिक मामलों की शक्ति प्राप्त थी। मतलब सिविल वाले कुछ होंगे मामले तो वो भी कोर्ट देखेगा, आपराधिक मामले कोर्ट देखेगा, नौसेना मामले, धार्मिक मामले सब ये सर्वोच्च न्यायालय में जाने लगे। इस न्यायालय में एक प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए आप कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का सर एलिजा इम्पे थे, और इनके साथ 3 अवर न्यायाधीश और थे। इनके नाम हैं चैम्बर्स, लैम्स, देखिए इसमें 3 और थे, एक था चैम्बर्स और लिमेस्टर और हाइट, आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, 3, एक थे सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एमपी थे, और 3 अन्य इनके साथ अवर न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। ठीक है, यह एक अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध अपील कहाँ होती थी, प्रिवी काउंसिल में। जैसे हमारे यहाँ पे अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, मतलब उससे ऊपर वाले कोर्ट में जाते हैं, है ना, ऐसे करके सर्वोच्च न्यायालय तक कोई इंसान जाता है। अब जब उसकी नीचे वाले कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है ना, एसडीएम में नहीं होती है ऑफिस कोर्ट में, तो फिर आप ऊपर हाई कोर्ट में जाते हैं। तो इसी तरह से इस कोर्ट, मान लो कोई संतुष्ट नहीं है सर्वोच्च न्यायालय से, तो वो इसके विरुद्ध अपील कहाँ करेगा, प्रिवी काउंसिल में। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, पहले सिर्फ गवर्नर था ना वो, जब वो वाला शासन भी चलता था नवाबों का, तो वहाँ उस टाइम पे सिर्फ जो है वो होते थे, गवर्नर कहलाते थे। लेकिन अब इस एक्ट के तहत जो है वो गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल कहलाने लगे। ठीक है, गवर्नर जनरल कहलाने लगे।
तो वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अंडरस्टैंड, पहले वो सिर्फ गवर्नर था और अब गवर्नर जनरल भी वही बना। कंपनी कर्मचारियों के द्वारा दिए जाने वाले उपहारों तथा घूस को रोकने का सबसे पहला प्रयत्न इसी अधिनियम में किया गया था। ठीक है, जैसे रिश्वत लेते हैं ना, उपहार क्या कहते हैं, रिश्वत नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, उपहार, गिफ्ट लाए हैं हम आपके लिए, ऐसे कहते हैं प्रशासन कार्यों में। तो वही चीज़ है कि ये सब चीज़ों को जो है रोकने का इसमें प्रयास किया गया इस एक्ट के तहत, 1773 एक्ट के तहत कंपनी कर्मचारियों के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई इसमें। बंगाल में द्वैत शासन जो है समाप्त कर दिया गया, नवाबों का अंत हो गया इस एक्ट के तहत। कंपनी के शासन के लिए प्रथम बार इस एक्ट, एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस एक्ट के तहत जो है लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब है ये उस टाइम की बात है, ये हमारा संविधान नहीं है, ये अंग्रेज़ों द्वारा लिखा गया संविधान जो उस टाइम पे चला होगा, हल्की फुल्की चीज़ें, ज़्यादा नहीं थी इसमें। तो अब हम नेक्स्ट आया, फिर कुछ टाइम बाद सेटलमेंट एक्ट आ गया। ठीक है, इसमें जो कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट में, आपकी जो कमियां इनको दिखी, वो इन्होंने सोचा सेटलमेंट एक्ट में जो है हम इनको दूर करेंगे। तो अब इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड वर्क के सुझाव के आधार पर इस अधिनियम का प्रावधान किया गया। इसे संशोधात्मक अधिनियम या बंगाल जुडिकेयर एक्ट 1781 की संज्ञा दी गई। ठीक है, संशोधात्मक या बंगाल जुडिकेयर एक्ट 1781 की इसे संज्ञा दी गई, क्योंकि संशोधन करना था 1773 वाले में, इसीलिए। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता के राज्यपाल को उड़ीसा, बिहार व बंगाल में कानून बनाने का अधिकार मिला। ठीक है, एडमंड वर्क के सुझाव पर, ये देख लेना किसके सुझाव पर सेटलमेंट एक्ट हुआ था, एडमंड वर्क के सुझाव पर हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या आता है आपका इसके बाद, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को विभाजित किया गया। अब इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, राजनीतिक कार्यों और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया कि राजनीति एक अलग साइड। अब इनको लालच आने लगे ना कि हम यहाँ पे अपनी राजनीति चलाएंगे अंग्रेज़ों को। ठीक है, अब आए का इकले थे, व्यापार करने आए थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मन था राजनीति करने की बना दी। यहीं पे जो है उन्होंने शासन चलाने की वो धीरे धीरे वो अपने अब उसमें लेना चाह रहे थे भारतीयों को। तो यहाँ पे उन्होंने राजनीति और व्यापारिक कार्यों में विभाजन कर लिया। राजनीति कार्य जो थे कंपनी निदेशक के अंदर थे और राजनीति नियंत्रण जो था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की यहाँ पे थोड़ा सा ही बच्चों गलत हो गया शायद। ठीक है, इसको राइट कर लेना आप लोग। तो इसके द्वारा जो है कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को विभाजित किया गया। कंपनी के जो व्यापारिक कार्यों का प्रबंध कंपनी के निदेशक करते थे। यहाँ पे गलती ये हुई है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा, जो व्यापारिक कार्य हैं वो यहाँ जाएंगे और राजनीतिक कार्य यहाँ जाएंगे। थोड़ा देखने में ये उल्टा लग रहा है ना, आपको भी लग रहा होगा कि यार कंपनी व्यापार बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी क्या। तो व्यापार जो है ये कंपनी देखेगी और राजनीति जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी, जिसने कंट्रोलिंग करनी है जनता पर। ठीक है, तो ये चीज़ इसको सही कर देना आप लोग। देश के शासन का जो वास्तविक अधिकार है वो इंग्लैंड के 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष को हस्तांतरित कर दिया गया। जो वहाँ 6 इंग्लैंड के जो 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बनाया गया था उसके पास देश का शासन दे दिया गया। दोहरी नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत प्रथम कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट भारतीय उपनिवेश शासित होता था। कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का प्रथम वैधानिक दस्तावेज था। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये इस एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व का, कि यहाँ पे किसका कंट्रोल होगा, ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल है, इसका ये वैधानिक दस्तावेज था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को प्रथम बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। क्यों? क्योंकि अब कंपनी का यहाँ कंपनी हावी हो गई थी ना भारत में कंपनी, तो
कंपनी किसके अंदर थी? ब्रिटिश एलिजाबेथ के। तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी का शासन था और कंपनी के थ्रू यहाँ पे ब्रिटिश आधिपत्य जो है, ऐसा बोला गया कि ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र 20 वर्षों के लिए शासन जो है कंपनी के पास रहेगा। उसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लेगी। ऐसी कुछ इनकी जो है मंशा थी या फिर प्लानिंग थी, जो भी आप कह सकते हैं। 20 वर्षों के लिए कंपनी के पास ही रहेगा, कि बहुत सारे मामले होते हैं, मसले होते हैं, वो सब हैंडल करने के लिए। कंपनी के कर्मचारियों, ठीक है, ये हमने देख लिया था कि यहाँ पे 1773 में उपहार लेने के लिए रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत बिल्कुल मनाही हो गई थी। ठीक है, इसके उपहार या रिश्वत लेने के ऊपर कानून बन चुके थे और दंड दिया जाना निश्चित कर दिया गया था। तो यही सब जो था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत था। अब हम देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का अगर हम चार्टर एक्ट देखें तो इस एक्ट के तहत लिखित विधियों द्वारा प्रशासन होने लगा। लिखित विधि, हमेशा जब भी आप पॉली पढ़ते हैं तो विधि का मतलब होता है कानून। ठीक है, पॉली में तो विधि जो है यहाँ पे विधि, लिखित विधियों के तहत यहाँ पे प्रशासन होने लगा। मतलब जो भी वो लॉ नियंत्रित करना चाहते थे जिस भी तरह से, वो लोग लिखित उसको लिखने लग गए, वो उन लॉ को लिखने लग गए और लोगों पे थोपने लग गए। ठीक है, ब्रिटिश सेना का व्यय भारतीय राजस्व से होने लगा। कितने चालाक थे देखो, जो सेना वेना थी उनका जो खर्चा था ये भारतीय राजस्व से करने लगे, जो हमारे भारत का पैसा था। इसी तरह से तो लूटा इन लोगों ने। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई और सभी कानूनों और विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। कि मतलब वही जैसे लॉज और कोर्ट में होते हैं, वही चीज़ें की व्याख्या का जो है अधिकार न्यायालय को दिया गया। इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। लिखित विधियों का वह प्रशासन होने लगा 1793 चार्टर एक्ट के तहत। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है यार, इम्पॉर्टेंट ये है, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रिटिश सेना का व्यय भारतीय राजस्व से किस एक्ट के तहत देते थे। ठीक है, तो 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। चार्टर एक्ट वही जो ब्रिटिश में यूज़ होता था। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं चार्टर एक्ट। इसके बाद आता है 1813। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 आता है। इसके तहत जो है प्रथम बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करे। धर्म के प्रचार की इसमें छूट दी गई और भारत के साथ व्यापार व कंपनी के एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है, अब यहाँ पे अभी तक देखो 1813 तक कंपनी का यहाँ अधिकार था, लेकिन 1813 एक्ट के तहत जो है कंपनी के अधिकार यहाँ पे समाप्त कर दिए गए। जो कंपनी का व्यापार हमारे यहाँ से चीन को होता था, वो जो है 20 वर्षों के लिए उसको थोड़ा रोका गया, क्योंकि एकदम से दूसरे देश के साथ व्यापार ख़त्म नहीं कर सकते ना, कुछ होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या जो भी होता है वो चीज़ें होती हैं, तो एकदम से उसको थोड़ा रोका गया और कंटिन्यू रखा गया, मतलब चीन के साथ। और वैसे व्यापार और कंपनी के एकाधिकार यहाँ पे समाप्त कर दिए गए। तो डिटेल में कह सकते हैं कि भारत के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मिशनरियों को, जो बाहर से जो मिशनरी नहीं आते थे, ये सब क्रिश्चियन वगैरह बाहर से ही तो प्रचार करते हुए आए यहाँ, पहले हमारे वहाँ थोड़ी ये क्रिश्चियन धर्म था। तो मिशनरियों को जो है भारत में धर्म के प्रचार की छूट दी गई और भारत में बसने की इनको अनुमति भी दे दी गई। इस तरह से बाहर के जो ये क्रिश्चियन मुस्लिम्स तो ये मतलब ऐसे आए प्रचार करते हुए, बुद्ध जैन। शिक्षा तथा साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया इस अधिनियम के तहत। और कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता दृढ़ हो गई। अब यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश ताज होता है ना क्राउन का मतलब, तो ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पे अधिकार होने लग गया। कंपनी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के संबंध में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अधिकार दे दिए गए कि वो कंपनी के कर्मचारियों को किस तरह से, अब वो व्यापार करने के लिए नहीं उनको प्रशिक्षित करना है, अब उनको शासन चलाने के लिए प्रशिक्षित करना था। ठीक है, तो वो अधिकार किसको दिए गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिए गए कि तुम ये कंपनी के कर्मचारियों को जो है प्रशिक्षित करो कि हाउ टू शासन करें उनको। अब चार्टर एक्ट देखते हैं।
इसके बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। अब 1813 के तहत क्या हो गया था, आने लग गया था ना ब्रिटिश क्राउन, यहाँ पे कंपनी के अधिकार समाप्त होने लग गए थे। तो अब 1833 तक पूरी तरह से जो है ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पे आधिपत्य हो गया था। और अब जो बंगाल का, जो सिर्फ बंगाल, उस टाइम सिर्फ बंगाल में शासन था क्योंकि कंपनी का शासन रहता था। तो अब जो है ब्रिटिश क्राउन आया तो ब्रिटिश क्राउन ने पूरे भारत पे ही कब्जा कर लिया और अब जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। बंगाल का जो गवर्नर था उस टाइम तक, वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। कौन था वो? 1833 तक। 1833 में जो था आपका विलियम बेंटिक था, विलियम बेंटिक। ठीक है, तो यहाँ पे अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इससे बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष को भारतीय मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और इसकी सहायता के लिए 2 कमिश्नर भी नियुक्त किए गए। भारत के कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार यहाँ पे था, अब वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। चाहे चीन के साथ हो, चाहे अलाना अधिकाराना जिसके साथ हो, वो सब समाप्त कर दिए गए। अब सिर्फ ब्रिटिश राज करेगा भारत पे, ऐसा कुछ यहाँ पे देखा गया। गवर्नर जनरल की कौंसिल सदस्य संख्या में विधि सदस्य का प्रावधान किया गया, मतलब कि जो कानूनी तौर पे कानूनी सदस्यों का जो है प्रावधान किया गया गवर्नर जनरल की कौंसिल में, ताकि वो गवर्नर जनरल को कानून नियम बता सके। प्रथम विधि आयोग का गठन भी जो है 1833 के तहत हुआ। इम्पॉर्टेंट है ये जो पॉइंट्स है ना, ये सब इम्पॉर्टेंट है कि विधि आयोग का गठन जो है इसी 1833 चार्टर एक्ट के तहत हुआ। और सर्वप्रथम इस पद पर किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड मैकाले को इस पद पर नियुक्त किया गया। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हुए? 12 सदस्य। भारतीयों को जो है इसके तहत नौकरी का आश्वासन भी दिया गया। आश्वासन क्या? उनको मतलब नौकरी देने का प्रावधान इसमें किया गया भारतीयों को भी, कि इनको भी जो है हम नौकरी में, शासन के अंतर्गत इनको भी हम नौकरी में रखेंगे। और यहाँ पे जो है बिल्कुल पहले जैसे हमारे भारत में भेदभाव होते थे, तो यहाँ पे इंग्लैंड के राजा की सभी प्रजाओं को बिना धर्म, जाति, जन्मभूमि, स्थल, खानदान, रंग भेद के द्वारा अयोग्य नहीं माना जाएगा नौकरी करने के लिए। ठीक है, मतलब सबको अधिकार था। और ब्रिटिश नागरिकों को जो है यहाँ पे सबसे गलत ये हुआ कि ब्रिटिश नागरिकों को यहाँ पे भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया। मतलब ब्रिटिश लोग यहाँ पे भूमि, तभी तो यहाँ नैनीताल में इतने अंग्रेज बसे, मुंबई कलकत्ता में अंग्रेज बसे, क्योंकि उनको यहाँ पे जो है भूमि खरीदने का अधिकार मिल गया था। अब आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो आप बना लीजिए, अन्यथा एक बार जैसे यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपके पास जो भी पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस की, आप उसको फिर पढ़िए। इस लेक्चर को सुनने के बाद आप फिर से उस पुस्तक को पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं समझा सकती हूँ, लेकिन पढ़ना आपको खुद है। अब जब आप इस लेक्चर के बाद अपनी बुक उठा के पढ़ेंगे ना, तो आपको एक एक वर्ड का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, ये नए बच्चों के लिए खास कर जो फ्रेशर्स बिल्कुल तैयारी में अभी मुँह धो के सीधे बैठे ही है ना, उन लोगों के लिए है ये। ठीक है, तो क्योंकि कई बार हमें ना उसकी सेंटेंसेस समझ में नहीं आते हैं कि मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है ना, विधि आयोग क्या है, विधि क्या है, मेन विधि समझ में नहीं आता है। लोग सोचते हैं कि विधि मतलब जो वो होती है ना रेसिपी टाइप, इस टाइप से, तो विधि मतलब कानून होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं 18, लास्ट है ये आज के लिए। थोड़ा इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे टर्म्स बता दूंगी, कुछ और टर्म्स भी हैं जो समझ में नहीं आती है, वो टर्म्स मैं आपको बता दूंगी, फिर हम एंड करते हैं। ठीक है, तो चार्टर एक्ट जो है 1853। अब 1853 चार्टर एक्ट देखते हैं हम। यहाँ पे गवर्नर जनरल की परिषद के कार्य प्रशासनिक और विधायी कार्यों में पृथक किए गए, कि प्रशासनिक कार्य अलग होंगे और विधायी कार्य जो होंगे वो अलग किए जाएंगे। ठीक है, प्रशासनिक कार्य अलग होंगे, विधायी कार्य अलग होंगे। परिषद में 6 नए पार्षदों को यहाँ पे जोड़ा गया, 6 नए पार्षद परिषद में जोड़े गए। 6 में से 4 का चुनाव मद्रास, बम्बई, आगरा और बंगाल की स्थानीय सरकारों से हुआ।
ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट आप लिख लीजिए कि जो 6 नए पार्षद जोड़े गए वो उनमें से 4 का चुनाव मद्रास, बम्बई, आगरा और बंगाल की स्थानीय सरकारों से किया गया। अब विधि निर्माण जो है अलग कार्य हो गया था, मतलब कि कानूनी प्रशासनिक और विधायी कार्य अलग हो गए थे ना, तो कानून अलग बनेंगे और विधायी कार्य अलग चलेंगे, ऐसे करके। सिविल सेवकों के चयन के लिए यहाँ पे यहीं से स्टार्ट हुई भाई, देखो परीक्षा आपकी तो सिविल सेवा के लिए यहाँ पे खुली प्रतियोगिता जो है स्थापित की गई। कंपनी शासन को स्वीकार किया गया, लेकिन निश्चित अवधि का वर्णन नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पे कंपनी शासन को भी स्वीकार किया गया, लेकिन इसकी अवधि नहीं बताई कब तक, अर्थात ब्रिटिश संसद कभी भी कंपनी शासन को समाप्त कर सकती थी। अब यहाँ पे जैसे ये है कि सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया, तो कौन, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन भारतीय है जिसने सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। तो इसका आंसर भी यहीं पे है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के एक बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने 1864 में, ठीक है, 1864 में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। तो यहाँ पे हमारा आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए, भारत का संवैधानिक विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन का शासन देखा गया। ठीक है, 2 शासन, एक बार कंपनी ने शासन किया, एक बार जो है ब्रिटिश क्राउन ने शासन किया। तो कंपनी का शासन जो है यहाँ पे ये थोड़ा सा कट गया है शायद, तो कंपनी का शासन जो है ये 1773 से 1858 तक चला। अभी हमने यहाँ पर देखा 1858 तक, 1853 मान लो, अब 1858 से हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो 1858 तक यहाँ पे मान लेते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1858 में जो है फिर कंपनी को पूरी तरह से हटा दिया गया, और अब ब्रिटिश क्राउन का शासन पूरी तरह से आ गया भारत में। अब कंपनी का नामो निशान भी नहीं था, अब कंपनी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, कोई व्यापार नहीं होगा, अब पूरा शासन ही होगा जो है हमारा है। हम क्यों व्यापार करें भाई जब हम पूरी तरह से शासन कर सकते हैं, ऐसा जो है अंग्रेज़ों ने कहा। तो अब उन्होंने पूरी तरह से शासन यहाँ पे स्थापित कर दिया गया, अब सब कुछ उनके अंडर था। तो अब ब्रिटिश क्राउन का शासन 1858 से 1947 तक हम कल देखेंगे। फ़िलहाल हमने जो है ये सब कुछ देख लिया है। कंपनी का शासन हमने 1853 एक्ट तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। देख लीजिए आप, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को की गई थी। दक्षिण एशिया में व्यापार करने के लिए और भारत में व्यापार करने के लिए कब स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की? 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन में हुई थी। मुख्यालय इसका लंदन में है, लंदन में था इसका मुख्यालय। और इसके संस्थापक जो थे कंपनी के, जॉन वॉट्स व जॉर्ज वाइट थे। कंपनी का जो उपनाम था जॉन कंपनी था, क्योंकि जॉन वॉट्स और जॉर्ज वाइट थे तो जॉन कंपनी का नाम रखा गया था। मूल नाम जो था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, ये था। स्वरूप कैसा था? एक संयुक्त उद्यम कंपनी थी ये, ठीक है, व्यापारिक कंपनी थी। और रॉयल चार्टर का मतलब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर कंपनी द्वारा 15 वर्षों के लिए जो है भारत तथा दक्षिण एशिया में शासन करने की अनुमति दी थी एलिजाबेथ ने। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब यहाँ पे एक टर्म है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, चलिए ये बाद में देखेंगे फिर हम, क्योंकि ये इतना अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। रेगुलेटिंग एक्ट जो हमने पढ़ा, ठीक है, उससे रिलेटेड देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो हमने पढ़ा 1773, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था? सर्वोच्च न्यायालय। चार्टर एक्ट 1813 पढ़ा, इसमें जो है प्रथम बार शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने के लिए बोला गया। चार्टर एक्ट 1833 में कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ये हमने पढ़ा। फिर 1858 से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी देख लीजिए, भारत पर शासन का अधिकार जो है 1858 में ब्रिटिश को, ब्रिटेन का पूरी तरह से क्राउन को मिल गया शासन। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आया, प्रथम बार विभागीय एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की यहाँ पे नींव रखी गई। भारतीय परिषद अधिनियम
1892 आया। प्रथम बार विधान परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आया। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अभी देखते हैं इसको हम क्या है ये। मुस्लिमों के लिए जो है एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया 1909 के तहत, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत भारत में एक नए अधिकारी भारतीय हाई कमिश्नरों की नियुक्ति की गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1935 में केंद्र ने द्वैत शासन की व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था, सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने देखा था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है, ये टर्म क्या है पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब ये होता है कि एक अलग से जो है निर्वाचन, जैसे अगर मुस्लिम समुदाय है तो मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से जितने मुस्लिम लोग, एक अलग से प्रणाली बनाई जाएगी मुस्लिम समुदाय के लिए, और उसमें सिर्फ मुस्लिम्स लोग ही जो है वोट कर सकते हैं, और जो प्रतिनिधि होगा वो भी मुस्लिम समुदाय से होगा, और वोट भी सिर्फ मुस्लिम समुदाय करेंगे, ठीक है। ये होता है पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो ऐसे ही जो है एक बार उनकी बहस हो गई थी, किसकी, गांधी जी की और भीमराव अम्बेडकर जी की, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या बोला कि दलितों के लिए भी इसी तरह की जो है पृथक प्रणाली बनाई जाए। उन्हें लगा कि यार ऐसे तो हमारे समुदाय के साथ अन्याय हो जाएगा, तो भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाओ। लेकिन गांधी जी वहाँ पर समझते थे कि अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाने के लिए क्यों कहा है, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाई। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि इस तरह से हिंदू समाज में भी जो है छोटे छोटे टुकड़े हों, तो उन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली की जगह जो है कैसी निर्वाचन प्रणाली बनाई, अनुसूचित, है ना, अनुसूचित वाली एक निर्वाचन प्रणाली बनाई। तो उस प्रणाली के तहत उन्होंने जो है आरक्षण प्रणाली बनाई। आरक्षण प्रणाली के तहत क्या होता था कि सिर्फ सीट जो रिज़र्व की जाती थी अनुसूचित जाति के लिए, जो है सीट प्रतिनिधि सिर्फ अनुसूचित जाति वाला होगा, लेकिन उसको वोट जो है सब लोग करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ होता था उसमें। तो यही है पृथक निर्वाचन प्रणाली और आरक्षण प्रणाली में अंतर, कि आरक्षण प्रणाली में क्या होता था कि उस प्रतिनिधि तो समुदाय का होता था, लेकिन उसको वोट जो है पूरा हिंदू समाज देता था, और मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली में प्रतिनिधि तो मुस्लिम समुदाय से होता था, लेकिन वोट भी उसको मुस्लिम समुदाय ही देते थे, कोई उसमें अन्य समुदाय हिंदू नहीं उसमें वोट देता था। तो अगर आपको जो है ये लेक्चर समझ में आया है तो अच्छी बात है, आप बिल्कुल लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए बिल्कुल। और समझ में अगर आपको अभी भी कुछ नहीं आ रहा है तो आप जो है इस लेक्चर को दोबारा देखिए जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। बाकी कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा, और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में 1858 से इंग्लैंड सम्राट के शासन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।